अच्छा, चैप्टर 7 हमारा खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर 7 में हमने फ्रॉम यानी जो किए हैं, क्या कहते हैं, सूडो कोड किए हैं। अब मैं इस वीक से एक क्लास एक्स्ट्रा आप लोगों की बढ़ाऊंगा, तो वो 3 क्लासें करेंगे। देखेंगे अगर हमें चौथी भी मिल जाती है तो हम उसमें ऐसे करेंगे कि हम एक चैप्टर जो है ना, चैप्टर 3 को स्टार्ट लेके चलेंगे। और बिसाइड्स जो है एक क्लास जो होगी हमारी वो सूडो कोड पे लेके चलेंगे, ताकि हमारा चैप्टर 3 भी पैरेलल जो है वो साथ साथ चले। और जैसे जैसे व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में एल्गोरिथम्स किए थे, रिपीट अंटिल और उसके रिपीट के थे और वाइल के थे। ये हमने लास्ट क्लास में किए थे। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा रहा हूँ। चैप्टर 3 के मेन टॉपिक्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं वो बता रहा हूँ। गिव मी अ मिनट। तो 0478 हो 2210 हो, सिमिलर ही है। इसमें चैप्टर नंबर 3 में जो बातें आपको पहले बतानी है मुझे, चैप्टर नंबर 3 इज द हार्डवेयर। चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। और सामने स्क्रीन आ रही है, शेयर हो रही है स्क्रीन। तो ये हमारा सिलेबस आ गया, इसमें चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर है। हार्डवेयर में जब हम हार्डवेयर स्टार्ट करेंगे तो इसका एक टॉपिक अभी मैं स्टार्ट नहीं करा रहा। आई विल स्टार्ट इट ऑफ वंस आई विल फिनिश विद 3.2। तो मैं पहले 3.2 करा रहा हूँ, थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, जल्दी हम इसको कवर अप कर लेंगे, इसलिए ये करा रहा हूँ। यहाँ समझानी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आप सबने नोट कर लेना है कि आपके पास डिवाइसेस सिलेबस में हैं कितनी। क्योंकि बुक में आपको कुछ मिलेंगी तो कुछ डिवाइसेस एक्स्ट्रा भी नज़र आ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि बच्चों को इस बात का कॉन्सेप्ट देना और समझाना कि कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में, जैसे पहले बच्चों को नहीं पता था कि अब बुक में ना आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत बड़ा चैप्टर नज़र आएगा, तो उसकी वर्किंग सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है कि वर्किंग बताओ, वो कह रहा है कि भाई इनपुट डिवाइस होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है आपको। सही है। तो अब आप सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और उन डिवाइसेस की एप्लीकेशन एरियाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, टोटल आपसे जो उसकी नीड है वो ये है। वरना आप अगर बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, वो सारा कंटेंट आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे नजर रखनी है कि हम इनपुट डिवाइस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कितनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ, लेट्स हैव अ काउंट ऑफ इट। 1 2 3 4 5 6 7 8, total we have 8 input devices in the syllabus. Can you see my screen? बातें समझ में आ रही हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस वी हैव 8 इन द इनपुट। और व्हेन वी मूव ऑन टू द आउटपुट, तो हमारे पास आउटपुट में एक्चुएटर एक डिवाइस आ गई, दूसरा हमारे पास प्रोजेक्टर आ गया, तीसरा हमारे पास प्रिंटर आ गया, चौथी हमारे पास स्क्रीन आ गई, पांचवा हमारे पास स्पीकर आ गया। समझ लो। तो 8 इनपुट डिवाइसेस और 5 आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये देखेंगे, और ये क्यों इस्तेमाल होती हैं हम इसको देखेंगे। तो टोटल हमें ये देखना है, बाकी जितना कुछ हमारे पास बुक में आ रहा है वो सारा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई मेरी? इज दैट क्लियर? तो ये मैं आप लोगों को एक शेयर भी कर देता हूँ। बाकी इसके सब डिविजन्स भी हैं, बट ये कि सब डिविजन्स के अलावा मेनली अगर आप बात करो तो आपको यहाँ पर इसकी 8 डिवाइसेस नजर आएंगी यहाँ, ठीक है। और एज अ 6 जो है आपको नजर आएंगी आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले ये मैं आप लोगों से ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों को पता रहे कि भाई कौन सी डिवाइसेस हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस में है और हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पार्ट ऑफ सिलेबस, डिवाइसेस इंक्लूडेड इन अ सिलेबस, ये आपके पास आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर बात करूंगा। हम इन डिवाइसेस के बारे में देखेंगे और इनके फायदे नुकसान को देखेंगे, और इसी के मैं फिर आपको बाय द एंड एक दो सवाल ऐसे दिखाऊंगा कि पेपर में इसका सवाल आता कैसे है। लेट्स मूव ऑन टू दैट वन। अब हम सबसे पहली वाली डिवाइस की तरफ जा रहे हैं।
तो सबसे पहले अगर आप देखो, कैन यू सी दिस, कि जो सबसे पहले डिवाइस आपको नजर आ रही है वो आ रही है बारकोड स्कैनर। सही है, तो विल स्टार्ट विद द बारकोड स्कैनर। अब हम यहाँ आते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे। हाँ, मैं आपसे जब क्वेश्चंस पूछूंगा तो फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज अबाउट द इनपुट डिवाइस। तो बहुत रेयरली आई थिंक उसने वैसे तो नहीं पूछा, बट अगर हम उसकी डेफिनेशन देना चाहें तो व्हाट डू यू थिंक, ये आपके पास इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन इन इनपुट डिवाइस? चले आप लोग सब बता सकते हैं मुझे कि हाउ कैन यू गिव अ डेफिनेशन ऑफ द इनपुट डिवाइस। कि अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई मुझे जरा इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन दो, तो हाउ कैन यू? यस फरहम, बताइए क्या डेफिनेशन आप दे सकते हैं। सर इनपुट डिवाइस को हम ये कह सकते हैं कि अ डिवाइस दैट इनपुट इनपुट से डेटा। अ डिवाइस दैट इनपुट्स द डेटा, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनपुट है तो इनपुट करेगी, आउटपुट है तो आउटपुट करेगी। हम अगर इसको इस तरह से लिख लें, हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा फ्रॉम द यूजर, बिल्कुल सही है हमजा, वेरी गुड। आदम, कहो बेटा। So, devices that use to input data into computers. Enter the data into the computer. If we can just rephrase it, that would be a fine definition। कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो आप सब नोट कर सकते हो कि इनपुट डिवाइस, I'm writing it कि इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर। लिख लो अपने पास बच्चों, इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर that allows data to be entered, data to be entered into a computer। बस ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। वो तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो इस हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा इन दिस उनशरा आईओ डिवाइसेस कराने के बाद कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं 3.2 से स्टार्ट ले रहा हूँ। So input devices are hardware that allows data to be entered into the computer. As I had just given you the list of the input devices that are the part of the syllabus, तो अब आप लोगों को पता है कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बारकोड है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक डाटा एंटर करती हैं। जैसे अगर आप बारकोड यूज़ करोगे तो बारकोड में आपको कुछ नहीं करना पड़ता ना। बारकोड में आप सिंपल प्लेस करोगे बारकोड को बारकोड रीडर के सामने, और वो सिंपल डाटा कैप्चर कर लेगा। तो ये कहलाता है ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर। बट सम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और माउस, अब कीबोर्ड और माउस जो हैं ये मैनुअल एंट्री के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैनुअल का मतलब ये है कि इसमें आपको खुद से डाटा एंटर करना होता है, माउस सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी अगर हम बात करें अबाउट द डिवाइसेस, देखते हैं माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन के अंदर भी डाटा आप वॉइस कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा भी ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा आपकी तस्वीर को, ये भी हो गई, ठीक है। फिर इवन टच स्क्रीन हैं। अब टच स्क्रीन के अंदर जो इनपुट होगा वो आप देंगे, टच करेंगे उसको और इनपुट आपकी तरफ से चला जाएगा। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो हमने डिस्कस करनी है। बारकोड हो जाएगा, डिजिटल कैमरा हो जाएगा, कीबोर्ड है, और माइक्रोफोन है, माउस है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ द डिवाइस वी हैव इज द बारकोड। हम बारकोड की तरफ अगर हम बात करें तो फिर अब हम आते हैं टुवर्ड दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अच्छा, वैसे के लिए आपको पता तो जरूर होना चाहिए कि भाई जैसे बारकोड स्कैन इनपुट डिवाइस है। अब इसके बारे में एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि बारकोड क्या होता है, कि बारकोड इज अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस
ऑफ वेरिंग थिकनेस। आप देख सकते हो कि बारकोड जो होता है वो क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, प्रोडक्ट्स के बैक पे आपको बारकोड नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ ही ज्यादा देखेंगे। वर्किंग नहीं, वर्किंग इतना बता देता हूँ कि बस बारकोड है क्या। बारकोड आपके पास एक डार्क और लाइट पैरेलल लाइंस होती हैं। वेरिंग थिकनेस का मतलब है कि जो अगर आप बारकोड की लाइन को गौर से देखोगे तो आप देख सकते हो कि एक लाइन जो है वो बहुत बारीक सी भी नजर आ रही है, और ऑन दी अदर साइड एक लाइन जो है वो थोड़ी सी थिक भी नजर आ रही है। तो वो वेरिंग थिकनेस की बात कर रहा है। मजीद हमें इसमें आगे कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी है और हमें जरूरत नहीं है। यस, बट अब जैसे इसने वर्किंग शर्किंग दी हुई है उसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अब देखो एक इंपॉर्टेंट उसने बात कही थी कि वाई दे आर यूज्ड। असल चीज थी वाई दे आर यूज्ड। तो उस वाई दे आर यूज की जब हम बात करेंगे तो फिर हमें इस वाले पॉइंट की तरफ आके रुकना होगा कि वाई दे आर यूज का मतलब है कि अब अगर एक सिनारियो तुम्हें दे दिया जाए कि एयरपोर्ट पे चेकआउट पे बात कर रहा है, जैसे उसने एग्जाम्पल दी है कि सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट पे आप गए, आप सब जाते हो प्रोडक्ट्स खरीदते हो, तो वहां पर आपको क्या इनपुट डिवाइसेस और क्या आउटपुट डिवाइसेस नजर आती हैं। आपको कीपैड अगर नजर आया, अब कीपैड का काम ये होता है कि अगर बारकोड स्कैन नहीं हो रहा तो वो क्या करता है, वो मैनुअल एंट्री करता है। तो आप देख सकते हो कि वो कह रहा है कि टू की इन द नंबर ऑफ सेम आइटम्स बॉट। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कैन एक बार कर ले और उसके बाद अगर आपने 5, ठीक है, तो जो आप जैसे आपने कोई प्रोडक्ट स्कैन किया, अब वो प्रोडक्ट स्कैन आपका हो गया, आपने कोई बिस्किट के पैकेट 4 ले लिए, तो वो उसको इधर या तो 4 दफा स्कैन करे या फिर वो मैन्युअली जो है कीपैड के जरिए 4 लिख दें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कीपैड है इनपुट डिवाइस है और वो सुपरमार्केट में इस्तेमाल हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है। तो अगर आपको ये एक बात भी पता है तो बहुत इनफ होगा कि आप कीपैड इस्तेमाल करते हो सुपरमार्केट में ताकि आप की इन कर सको नंबर ऑफ द आइटम्स बॉट। एक बात। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी इनपुट डिवाइस आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस्तेमाल कर सकते हो चिप या पिन रीडर, जो आप पेमेंट करते हो। ठीक है, व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस विद बारकोड। इसका लिंक ऐसे है तो उसने बोला है कि बारकोड ये इसलिए बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि बारकोड जो है वो सुपरमार्केट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हमने ये तो पढ़ा है ना कि हमें ये पढ़ना है कि जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल क्या क्या है। तो अगर आपको कोई सिचुएशन दे दे कि सुपरमार्केट में 2 इनपुट डिवाइसेस और 2 आउटपुट डिवाइसेस क्या इस्तेमाल होती हैं वो बताओ, इसलिए मैं आपसे ये वाली चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सवाल आया हुआ है। अब वो ये पूछेगा कि ये डिवाइसेस क्यों इस्तेमाल होती हैं। अब की पैड का तो मैंने आपको बता दिया कि की पैड इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपने नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा खरीदे हैं तो स्कैन एक बार करने के बाद वो उसकी क्वांटिटी डाल दे। एक तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, कीपैड बारकोड स्कैनर नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बारकोड सुपरमार्केट में यूज होता है, उसके अलावा और कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ये वाली बात आ गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अगर आपने देखा होगा आप लोग पेमेंट करते हो, फादर आपके मदर आपकी पेमेंट करती हैं, तो वो क्या इस्तेमाल करती हैं, वो कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं। तो उसमें या तो पिन डालना होता है या तो कॉन्टैक्ट लेस होता है वो, जो वो RFID अगर लगी हुई होती है, न्यू कार्ड्स के अंदर RFID होती है, तो फिर आपको पिन भी डालने की जरूरत नहीं है ना, और कुछ करने की जरूरत है। तो ये 2 इनपुट डिवाइसेस तो आपको सुपरमार्केट में नजर आ जाएंगी। अच्छा, टच स्क्रीन कैन वर्क एज बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि टच स्क्रीन के अंदर आपने देखा होगा कि समटाइम्स अगर बारकोड स्कैन नहीं होता तो वो यानी अगर आपको लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट या कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा और उसको आपको कार्ट से बाहर निकालना है, अपनी आइटम से बाहर निकालना है, तो फिर वो डायरेक्ट बंदा भी क्लिक करके आपके आइटम को ऐड कर सकता है। जैसे आप कहते हो कि भाई मुझे 2 आइटम और ऐड कर देंगे, तो वो टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके उसमें 2 आइटम्स ऐड कर सकता है। ठीक है, और डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप बारकोड का इस्तेमाल करते हो, बारकोड का नहीं टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हो, कहाँ पर, POS टर्मिनल पे, जो आपकी सुपर मार्केट है, तो वहां पर किस लिए इस्तेमाल होगा कि टू सिलेक्ट एन आइटम बाय टचिंग एन आइकन सच एज फ्रेश फ्रूट विच मे बी
सोल्ड लूज विदाउट पैकेजिंग। तो किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 डिवाइसेस तो आप देख सकते हो जो आपको सुपरमार्केट के चेकआउट पे मिल सकती है। ये 3 इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, जब आप खड़े होते हो और आपके सामने बिलिंग हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि बिलिंग होते हुए आपके सामने जितने भी प्रोडक्ट्स आपने खरीदे उनकी एक लिस्ट आ रही होती है। तो वो लिस्ट किस पे शो होती है? स्क्रीन और मॉनिटर पे होती है। तो इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये होगा टू शो द कॉस्ट ऑफ एन आइटम एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कि आइटम जो है उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी प्राइस क्या है। लेट्स सपोज आपने कोई बिस्किट लिया, ठीक है, तो कोई भी बिस्किट लेने के बाद या कोई चॉकलेट ले लिया आपने लेट्स सपोज, तो उसमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई डेयरी मिल्क है, ठीक है, और उसी की थोड़ी सी आगे जाके आपको उसकी प्राइस भी नजर आएगी। तो इस तरह से आपको जो भी नजर आ रहा होगा वो स्क्रीन मॉनिटर पे नजर आ रहा होगा। इन द सुपरमार्केट अब आपको प्रमोशंस भी सुनाई देती होंगी, सही है ना? समटाइम प्रमोशंस भी होती हैं, समटाइम अनाउंसमेंट्स भी होती हैं, है ना? और स्पीकर की तीसरा यूजेज यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो आपको बीप साउंड देता है इंडिकेटिंग के प्रोडक्ट स्कैन हो गया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि पॉस टर्मिनल के ऊपर अगर आप स्पीकर का इस्तेमाल करते हो तो बीपिंग साउंड देता है तब तक जब तक बारकोड रीड होता है। अगर करेक्टली रीड हुआ है तो वो बीप साउंड देगा। अगर प्रोडक्ट सामने करने पे बीप साउंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट सही स्कैन नहीं हो रहा। तो ये वाली भी चीज आ जाएगी। ये आपकी सेकेंड आउटपुट डिवाइस है जो सुपरमार्केट पर नजर आएगी पीओएस टर्मिनल पे। द थर्ड आउटपुट डिवाइस यू विल फाइंड इज प्रिंटर। प्रिंटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो आपका जो बिल निकलेगा उसका प्रिंट शो करेगा। तो यहाँ मेंशन भी हो रहा है कि टू प्रिंट अ रिसीप्ट और आइटमाइज बिल। तो प्रिंटर का काम ये होगा कि प्रिंटर आपको बिल निकाल के देगा जो आप सॉफ्ट कॉपी पे देख रहे हो। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई? ये मैंने हाथ के हाथ ही, ये एक सवाल जो आता है 4 मार्क तक का जिसमें वो पूछता है कि सुपरमार्केट पे कौन कौन सी डिवाइसेस, क्या कह रहा है, देयर आर, इफ यू कैन सी इट सेज देयर आर सेवरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एट द चेकआउट। तो वो कौन कौन सी होती है वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हम आते हैं बारकोड की अगली चीज के ऊपर। अब ये आना है तुम्हारे पेपर में। देखो, एक सवाल बारकोड उसका सुपरमार्केट वाला वो आ गया। अब ये सवाल तुम्हारे पास आना है कि भाई जब तुम बारकोड का इस्तेमाल करते हो सुपरमार्केट में तो उसका एडवांटेज मैनेजमेंट को क्या होता है। शायद आपने अगर कभी मोहल्ले की दुकान से कभी कुछ खरीदा हो तो वहां तो आपको अमूमन बारकोड नहीं मिलता। वहां आप जाके शेल्फ से उसको कुछ बोलते हैं, वो आपको शॉपकीपर निकाल के दे देता है और आप लेके आ जाते हो। बट अगर ये सिनारियो लेके जाओ कि अगर किसी बिजी एरिया में जा रहे हो जहां पे बारकोड नहीं लगा हुआ, तो वहां पर आइटमाइज बिल, अगर आपको बिल चाहिए होगा तो वो या तो मैनुअल बनाएगा, हाथ से लिख के बनाएगा, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वो यही बात समझा रहा है कि अगर आपने बारकोड लगा लिया है, बारकोड की मशीन लगा ली है सुपरमार्केट में, तो इजियर फास्टर हो जाएगा। आपके पास मतलब एक तो आपको सारी चीजें तेजी के साथ आपकी प्रोसेसिंग होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगर आपने बारकोड सिस्टम अपनी सुपरमार्केट में लगाया है तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे प्राइस चेंज करना होगा। जैसे सुपरमार्केट की एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में आपने डाला प्रोडक्ट नंबर 132496। ये जब आप डालोगे तो इससे लेट सपोज आपके सामने एक प्रोडक्ट आ जाएगा, लेट सपोज कोई पेन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चला है कि उस पेन की प्राइसेस आगे आने वाली जो है वो बढ़ रही हैं। इनिशियली वो पेन जो है वो पर पीस आप 35 का बेच रहे थे, बट अब जो न्यू आने वाला है वो जो है लेट सपोज 50 का आएगा। तो अब आप क्या करोगे, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर उस 35 को चेंज कर दोगे टू 50। तो अब ये होगा कि आपको अलग अलग शेल्फ में जाके उस 35 के बजाय 50 का स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में भी अगर इस 50 को अपडेट कर दोगे तो आपके पास हर जगह अपडेट हो जाएगा। जब भी कोई यूजर खरीदेगा और पीओएस टर्मिनल पे जाएगा तो 35 के बजाय उस पेन की प्राइस 50 आ गई होगी। तो वो ये बात कह रहा है कि इजियर भी है और फास्टर भी है कि आप प्राइसेस जो है वो स्टॉक आइटम की चेंज कर सकते हो। दूसरी बात,
दूसरी बात ये है कि अलाउस फॉर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में आता है, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई 200 यूनिट किसी चीज के मंगवा लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक का हिस्सा आ जाएंगे कि आप उसके नंबर ऑन ऑफ, आप उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर में नंबर इन स्टॉक के कॉलम में जाके अपडेट कर दोगे। एक डब्बा अगर बना हुआ होगा ऐसा कि भाई नंबर ऑफ स्टॉक ये चीज कितनी है, तो इस डब्बे में जाके अगर आपने मेंशन कर दिया कि ये चीज हमने 200 मंगवा ली है, तो ईच टाइम परचेज जब होगी तो उस 200 में से माइनस होता रहेगा, बट आपको पता रहेगा कि आपने कितनी मंगवाई थी और उसमें से कितनी बिक गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हर आइटम को जा जाके उसके प्राइस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू प्राइस स्टॉक कंट्रोल। आदम, स्टॉक कंट्रोल में यहाँ पे ऐसा मतलब है कि आपने लेट सपोज मार्कर के बहुत सारे डब्बे मंगवा लिए, अलाउस फॉर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। तो अब आपको अलग अलग उन डब्बों को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नंबर इन स्टॉक के उस सॉफ्टवेयर में नंबर इन स्टॉक के कॉलम में जाके अपडेट ये करना है कि आपने कितने मंगवाए हैं नए। तो आपको पीछे ये पता चल जाएगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट कितनी पड़ी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? यानी अलग अलग मैनुअल एंट्री करने से आपके पास ये काम बहुत अच्छा है। तीसरी चीज आदम समझ में आ गया? फिर कहता है कि Yes, sir. नो नीड टू प्राइस एवरी स्टॉक आइटम ऑन द शेल्फ। अब अगर आपको आपको शेल्फ में जाके हर आइटम के ऊपर प्राइस लगाने की जरूरत नहीं है। इट रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट टू द मैनेजमेंट। अब एक शेल्फ के ऊपर इतने सारे लेट सपोज प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो अब आपको इंडिविजुअल ये करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी एक फायदा है कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन चीजें आ जाएंगी। बाकी उसके अलावा एक बात ये कहता है कि मच बेटर मोर सेल्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन। क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे हो रहा है, तो बाय द एंड ऑफ द डे पता चल जाता है कि इस पीसी से, यानी इस पीओएस टर्मिनल से कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, लोगों के कितने बिल्स गए हैं। तो आपको सेल ट्रेंड पता चल जाता है कि जैसे सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में अमूमन जो आइसक्रीम होती है उसकी सेल गिर जाती है, बट हाँ ऑन दी अदर साइड जो कॉफी हो गई या उसके अलावा और आइटम्स हो गए, सूप हो गया, ये बढ़ जाती है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। गर्मी होगी तो गर्मी के अंदर आपकी कोल्ड ड्रिंक की प्राइसेस, मतलब कोल्ड ड्रिंक के जो वो हैं सेल, वो बढ़ जाएगी। तो क्या भी रहा है कि मच बेटर मोर अप टू डेट सेल्स इंफॉर्मेशन, सेल्स ट्रेंड्स। तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा जा रही है, ताकि फिर आपको उसको दोबारा भी मंगवाने में आसानी। बच्चों समझ में आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद ये कहता है, वैसे तो तीन तीन इनफ है, मैं खैर बता रहा हूँ, बट ये कि तीन तीन भी याद करोगे तो इनफ है। फिर वो कहता है कि पॉसिबल टू चेक कस्टमर बाइंग हैबिट्स। क्योंकि आपने जो भी खरीदा होता है उसका तो पूरा, मैंने इनपुट डिवाइसेस से पहले कुछ नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट चैप्टर 3 यहीं से स्टार्ट कराया मैंने। ठीक है, ये वाली बात। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला जो है वो तो ये कि मच इजियर एंड faster टू चेंज द प्राइस ऑन स्टॉक आइटम। आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल आसानी से हो जाती है। तो ये स्टॉक आइटम का मतलब ये है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आपकी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट लिस्ट में आ रहा है, तो आप एक ही जगह पे उसका प्राइस चेंज करोगे। हर प्रोडक्ट मतलब हर उसके पैकेट के ऊपर आपको जाके पैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये है पहला पॉइंट बेटा। तो कह रहा है कि जब कंप्यूटराइज सारी चीजें होंगी तो कस्टमर की बाइंग हैबिट्स जो है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, इसकी पूरी एक्सेल शीट होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है पीओएस टर्मिनल का। वहां पे पीओएस टर्मिनल पे जाके आप पूरा का पूरा एक्सेल शीट के जरिए पूरा डाटा निकाल सकते हो कि आज कोई भी एक सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो कितना बिका है और कितना उसका स्टॉक में मौजूद है। ये चीज होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाती है ये। तो इसका कोई ना कोई आपके पास सॉफ्टवेयर के पीछे एक डेटाबेस होती है, वहां से आप जो है बआसानी देख सकते हो कि कोई भी चीज कितनी प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है, और वहां पर जाके आप बआसानी एक ही जगह पे चेंज करते हो, जिसका इम्पैक्ट आपको हर जगह मिलता है। मैं अगर तुम्हें दिखा सकूं, लेट मी शो दिस इफ आई गेट इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
कैन यू सी दैट स्क्रीन? ऐसी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। देखो ये स्टॉक कंट्रोल लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो अब ये तो आपको नजर आ रहा होता है। तो ये पीछे इस तरह की आपके पास जो है डेटाबेस चलती है कि आइटम का कोड क्या है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इनिशियली स्टॉक में ये कितनी मौजूद है। मिनिमम लेवल का मतलब है कि जैसे मिनिमम लेवल पे जाएगा तो जो सप्लायर होगा उसको कॉल ईमेल मैसेज चला जाएगा कि ये आप दोबारा से कल लाके सुपर स्टोर पे दे दो। तो बता तो रहा है कि मिनिमम लेवल और उसके अलावा रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। यानी अगर आप फिश बॉट जो है बूट्स, इसका अगर स्टॉक लेवल आपके पास 150 है। बेटा किसी का माइक ऑन है तो ऑफ करो। इसमें करवानी है। अच्छा, तो बात ये थी कि हम ये देख रहे थे कि डिस्क्रिप्शन में अगर फिश बूट्स है इसका स्टॉक लेवल 150 है। मिनिमम लेवल का मतलब है कि ये जब ज़ाहिर है एक बिका तो 149 हो जाएगा। बिकते बिकते जब ये 90 पे पहुंच जाएगा ना, जब 90 रह जाएंगे तो फिर रीऑर्डर हो जाएगा उसकी 200 क्वांटिटी। तो ये इस तरह से स्टॉक कंट्रोल चलता है। तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा काम होता है, आपने कुछ नहीं करना होता, आपका सॉफ्टवेयर ही सब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, वैसे पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि लेट सपोज यहाँ नजर आ रहा होगा कि आज चॉकलेट जो है वो कितनी बिकी हैं। तो फिर आप उसके हिसाब से जो है फिर आप ट्रेंड्स भी पकड़ लेते हो कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। अब जैसे अगर मैंने आपको बताया कि भाई दिसंबर आ रहा है तो सर्दियां अगर हो जाती हैं तो कॉफ़ी की जो सेल है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि फिर उनको अपने स्टॉक में कॉफ़ी के पैकेट्स, कॉफ़ी का जो स्टॉक है वो ज़्यादा शो होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब हम आ जाते हैं, ये तो देखो 3 या 4 आप देख सकते हो, बस हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। चलो आगे चलते हैं कि वो कहता है कि एडवांटेज टू द कस्टमर। आप कस्टमर हो, आपको क्या फायदा होगा, आपको लंबी लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आपने देखा है ना अमेजोन का फास्टर चेकआउट क्या आ गया है, उसके अंदर तो आपको बारकोड की भी जरूरत नहीं है। आप कार्ड को लेके जाओ सिंपल, और कार्ड को लेके जाके एक स्कैनर के नीचे प्लेस कर दो, वो ऑटोमेटिकली सारी प्रोडक्ट्स को स्कैन करके आपको बिल जो है वो जनरेट करके देगा। आपको सिंपल सिंपल वहां जाके सिर्फ अपना कार्ड रखना है और वो आपके कार्ड से जो है वो अमाउंट डिटेक्ट कर लेगा। तो आप कस्टमर को बारकोड का ये फायदा होता है कि फास्टर चेकआउट हो जाता है, लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होती। और क्योंकि आइटमाइज बिल दिया जाता है कंप्यूटराइज, तो फिर चांसेस ऑफ एरर भी कम होते हैं। एरर्स इन चार्जिंग कस्टमर्स इज रिड्यूस, बिलों में गलती नहीं आती है। नंबर 3 आपको फायदा होगा कि कस्टमर को आइटमाइज बिल दे दिया जाता है, आपके हाथ में एक प्रॉपर बिल मौजूद होता है। कॉस्ट सेविंग कैन बी पास टू द कस्टमर। आपके पास पहले बारकोड लगाने से पहले 10 कस्टमर काम करते थे, जब आपने बारकोड लगा लिया तो आपका प्रोसेस स्पीड अप हो गया। अब आपको 10 की नहीं बल्कि 4 या 5 उनकी ज़रूरत है। किसकी? आ, इसकी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा कि आप 5 एम्प्लॉय रखोगे और 5 आप उनको फ्री कर दोगे। तो वो जो 5 लोगों की जो सैलरी दे रहे होगे आप, लेट्स सपोज अगर 50,000 सैलरी दे रहे हो तो आपके 2.5 लाख बचेंगे। तो वहां से वो जो 2.5 लाख की कॉस्ट सेविंग है वो कस्टमर को दी जा सकती है। कि पहले आप ये देख रहे थे कि यार मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 50 की, ठीक है, तो उससे मुझे कुछ मुनाफा मिल रहा है। अब क्योंकि मुझे तकरीबन कितना 2.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, सही है ना। तो 2.5 लाख रुपए का जो फायदा होगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, ठीक है, 2.5 लाख का जो फायदा हो रहा है वो ये हो सकता है कि जो मैं 50 की प्रोडक्ट बेच रहा था अपनी कॉस्ट को पूरा करने के लिए, अब मैं उसको अगर 45 की भी बेचूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये होता है कॉस्ट सेविंग कैन बी पास टू द कस्टमर, कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर आपने कम कर दिया है, आपकी जो तनख्वाह बच रही है वो आप अपने कस्टमर को भी इनडायरेक्टली जो है वो पास ऑन कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कम करके। फिर उसके अलावा जो फायदा ये होता है कस्टमर को कि बेटर ट्रैक ऑफ सेल बाय डेट्स, सो फूड शुड बी फ्रेशर। आपको ये भी पता चल जाता है बारकोड लगाने से कि ये प्रोडक्ट कब बना था और इसकी एक्सपायरी क्या है। तो बच्चों समझ में आ गया एडवांटेज टू द मैनेजमेंट और एडवांटेज टू द कस्टमर। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। अब डिसएडवांटेज का जो सवाल है, सवाल आदम ने भी पूछा है और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा। यहाँ खैर मेंशन नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक दैट के जब आप इसकी बात करोगे बारकोड की, तो इसका डिसएडवांटेज पहला क्या नज़र आता है? सबसे पहला तो किसी भी चीज़ का जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है रिलेटेड विद इट्स डैश। व्हाट इज दैट डैश?
किसी भी चीज का जो डिसएडवांटेज होता है वो सबसे पहले उसकी होती है कॉस्ट। वेरी नाइस अली। जो कॉस्ट होती है ना, तो जो कॉस्ट होती है वो हमेशा मैटर करती है। तो सबका जवाब अली का, हमजा का, वानिया का, मरवा का आया कि हमें बारकोड को खरीदने के लिए बारकोड खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो बारकोड को खरीदना एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ आ जाती है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ अ बारकोड, तो उसका डिसएडवांटेज हमें ये मिल सकता है बारकोड का कि एक्सपेंसिव टू बाय होता है। तो हम ये लिख सकते हैं पहला पार्ट इसका। तो ये लिखते हैं। और इसके अलावा सोच के बताओ, व्हाट डू यू थिंक, 2 से 3 अगर हम और बात करें, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है जब हम बारकोड की बात करते हैं? एक तो आप लोगों ने बता ही दिया, व्हाट कुड बी द अदर वन? एक्सपेंसिव हो गया, और उसके अलावा क्या हो सकता है? इट कुड बी अ फ्रेजाइल, ये टूट सकता है, ठीक है। इसको डैमेज भी हो सकता है। कैन बी एरर इन स्कैनिंग, ये भी एक पार्ट है, ये भी आपने सही बताया कि मशीन फॉल्टी भी हो सकती है, बार कोड डैमेज हो सकता है। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो बेटा। हाँ ये है कि इसका डिसएडवांटेज टू द इंसानों को, हाँ ये बात भी जैसे बताई। एक और पॉइंट आया कि सर ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी कर देती है, क्योंकि जब ज़ाहिर बारकोड आया तो उसके लिए फिर जो लोग थे उनकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, वायरसेस वगैरह का बेटा इससे नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसके जो डिसएडवांटेज की बात अगर हम करते हैं, तो आई कैन राइट इट डाउन दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, यहाँ से आप लोग अपने पास नोट कर लो। इसके जो डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो ये है। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में हम लिख सकते हैं नंबर 1 कि relatively expensive to set up, relatively, क्योंकि अगर आप भी सुपर मार्केट में लगाओगे 20-30 मशीनें चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। तो relatively expensive to set up, ये बात आ गई। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि कैन बी इजीली डैमेज्ड, कैन इजीली बी डैमेज्ड, स्कैन करते करते बंदे के हाथ से गिर गई, टेबल से गिर गई, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एक और क्या अच्छा पॉइंट हम यूज कर सकते हैं इसके अलावा? कॉस्ट की बात हमने कर ली, ड्यूरेबिलिटी की हमने बात कर ली। हाँ ये हो सकता है कि समटाइम बारकोड जो है फॉल्टी निकले और वो रीडिंग ना कर सकें। ये भी बात अभी किसी ने बताई थी कि इसमें ऐसा हो सकता है कि इट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। अगर सही से स्कैन नहीं करोगे तो फिर जो है वो सही स्कैन भी नहीं करेगा। तो ये हो सकता है। और इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि बारकोड जो है उन वो बहुत ज़्यादा डाटा जो है ना वो नहीं रख सकते, यानी इनका जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि रीडेबिलिटी की अगर हम बात करें कि समटाइम्स दे कैन बी फॉल्टी, ठीक है। ये फॉल्टी हो सकते हैं एंड कुड नॉट रीड द प्रोडक्ट बारकोड। तो फॉल्टी होने के बाद फिर ये प्रोडक्ट को भी रीड नहीं कर पाते। बच्चों समझ में आ रही है ये बातें? ठीक है। तो आगे चलें, इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट वाली भी बात थी कि मेंटेनेंस कॉस्ट तो बारकोड में तो खैर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें क्या मजीद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, हाँ ये वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो ये बात हो सकती है। यार क्रैश तो सॉफ्टवेयर होगा, बारकोड क्रैश नहीं होगा ना। बारकोड तो मशीन है, क्रैश सॉफ्टवेयर होता है। शामिर पूछो सवाल अगर कोई है। सर बारकोड क्या पिक्चर्स को भी नहीं रख सकते? पिक्चर्स रख ले, पिक्चर तो नहीं, देखो बारकोड की एक और टाइप होती है, दैट इज द क्यूआर कोड, ठीक है। सर तो नहीं क्या, नहीं नहीं, क्योंकि मैं अभी जहाँ से आया हूँ ना, मतलब मैं एक जगह गया था, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स दी थी हमारी।
तो वो जो पिक्चर्स थी उन्होंने उसमें ली थी, क्या कहते हैं, बारकोड में उन्होंने हमें करके दी थी, और फिर वहां पे जाके वो स्कैन तो करके उन्होंने हमें पिक्चर्स निकाल के दी थी। वो तो एक अलग चीज है, मतलब वो ये है कि वो तो फिर आप क्यूआर कोड के जरिए आप किसी भी तो इंफॉर्मेशन पिक्चर को, भेज सकता हूँ आपको, वो हाँ पूरा नहीं सर, वो पूरा बारकोड है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बारकोड और अ क्यूआर कोड, ये क्या है। जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखो स्कैन क्यूआर कोड, सैंपल क्यूआर कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो वो ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है ना, वो इन टर्म्स ऑफ क्यूआर कोड रिप्रेजेंट करा सकते सर एक और भी पॉइंट हो सकता है। हो। अ, अगर सर हम कहें कि बारकोड की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लेस होती है। हाँ 70 डिजिट से ज्यादा नहीं कर, 30 डिजिट से ज्यादा नहीं कर पाता ये कहीं पे ये बात मेंशन भी होगी, अगर आप आगे देखो ये यहाँ पर है कि 30 डिजिट्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। यहाँ नीचे ही देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्यूआर की तो 709 डिजिट्स तक हो सकती है, और कंपेयर टू 30 डिजिट्स, तो बारकोड की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 30 डिजिट से ज्यादा स्टोर भी नहीं करता। अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ भी है कि जो बारकोड की स्टोरेज कैपेसिटी है, दिस कंपेयर्स टू 30 डिजिट्स, तो 30 डिजिट्स जो होती है वो मैक्सिमम बारकोड की कैपेसिटी है। ऑन दी अदर साइड अगर आप क्यूआर कोड की बात करते हो, तो क्यूआर कोड की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपके सामने मेंशन है, तकरीबन 7089 डिजिट्स तक जाती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। आगे देख लेते हैं, फिर आगे हमारे पास क्या है। अब इसी की जो फॉर्म आती है वो क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड को भी हम देख सकते हैं कि क्यूआर कोड स्कैनर का फर्क जो है बारकोड के मुकाबले में ये कि बारकोड था पैरेलल लाइंस, वर्टिकल पैरेलल लाइंस, यहाँ देखो ये है तुम्हारा बारकोड, ठीक है। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखो तो एक नई फॉर्म ऑफ स्कैन वो है, कोड है, दैट इज कॉल्ड, यानी आप कह सकते हो अ न्यू टाइप ऑफ अ बारकोड इज कॉल्ड द क्यूआर कोड। क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं इसे। और क्विक रिस्पॉन्स में क्या होता है कि इस ये बना कैसे होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसमें ये एक, ये दो और ये तीन, तो कहता है दिस इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स फिल्ड इन डार्क स्क्वायर्स। जैसे बारकोड तो वर्टिकल था, वर्टिकल लाइंस थी, ये वर्टिकल लाइंस नहीं है, ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर्स में क्या होगा कि उसके आपके तीन साइड के ऊपर तो बॉक्सेस नजर आएंगे, चौथे साइड पे बॉक्स नहीं है, बट हाँ ये करता क्या है, ये सिंपल सिंपल डाटा स्टोर करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है। तो वर्किंग वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि इट कैन होल्ड मोर डाटा देन बारकोड, बारकोड के मुकाबले में ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। और एप्लीकेशन एरिया की बात करो, असल है एप्लीकेशन एरिया। चलो मैं एक सवाल अगर तुमसे पूछूं कि जो बारकोड है, उस बारकोड को तुमने कहाँ कहाँ देखा है, क्योंकि असल सवाल आएगा कि एप्लीकेशन एरिया ऑफ द बारकोड क्या है। तो अब जरा मुझे बताओ कि एप्लीकेशन एरिया ऑफ बारकोड क्या होगा, कहाँ कहाँ तुम्हें बारकोड नजर आता है। एरिया भी तो पता होना चाहिए ना। अब जैसे एक तो आपने सुपरमार्केट बात हमने की है, सुपरमार्केट के अलावा भी तो हम देखते हैं, आप लोग ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग करते हुए कहाँ आपको नजर आएगा, वाईफाई के अंदर तो क्यूआर कोड नजर आ जाता है, ठीक है, एक तो ये बात आ जाएगी। ठीक है यूसुफ, कर लेते हैं इसको। तो ये जो एड्स की आप बात करो, मतलब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, हाँ बुक्स में मिलेगा, तो हम इसकी इस तरह से लिखते हैं दी एप्लीकेशन एरिया एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के ऊपर ये कहाँ नजर आता है, एयरपोर्ट इन लगेज, एयरपोर्ट पे लगेज के ऊपर लगता है तुम्हारा बारकोड लग रहा होता है, ठीक है, प्लेन टिकट्स वगैरह ये वाली बात आ गई। एट द बैक ऑफ द बुक, एट द बैक ऑफ द बुक, बुक्स के ऊपर आपको नजर आएगा ये, ठीक है, बारकोड ये भी आपको नजर आ सकता है। और उसके अलावा प्रोडक्ट्स के पीछे नजर आता है, ठीक है। तो ऑन प्रोडक्ट्स, जो आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी आपको बारकोड नजर आता है। तो इसका लिंक ऑफ एनी ऐप और नंबर, हाँ ये उस वक्त होगा, जैसे नॉर्मली मैं तो अभी बारकोड की बात कर रहा हूँ, जब इसकी एडवांस फॉर्म की तरफ आएंगे, जब हम एडवांस फॉर्म पे आएंगे तो एडवांस फॉर्म क्यूआर कोड है, फिर क्यूआर कोड आपको हर तरफ नजर आएगा। लाइक मैं अपनी पूरी वेबसाइट बना के उसको क्यूआर कोड करके आपसे लिंक शेयर कर सकता हूँ, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपके सामने मेरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो फायदा ये होता है कि बेसिकली क्यूआर कोड का ये फायदा होता है कि इसके लिए आपको अलग से बारकोड डिवाइस खरीदनी नहीं पड़ती। जैसे बारकोड स्कैनर के लिए मतलब बारकोड
स्कैनर खरीदना पड़ेगा अगर बारकोड को रीड करना है, लेकिन क्यूआर कोड के लिए तुम्हें कोई स्पेशल डिवाइस नहीं खरीदनी। ये एक इसका कंपैरिजन है। दूसरी बात, कंसिडरेबली इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, मैं क्यूआर के फायदे बता रहा हूँ, क्यूआर की स्टोरेज कैपेसिटी बारकोड के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ यूजेस हैं वो क्या हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। गिविंग ऑटोमेटेड एक्सेस टू अ वेबसाइट, अगर आप डायरेक्ट स्कैन करते हो क्यूआर कोड तो आपको वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाएगा, डायरेक्ट टेलीफोन नंबर किसी का आ जाएगा, आपको उसको डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे ऑटोमेटिकली नंबर आपका डायल पे चला जाएगा, आपको क्लिक करके नंबर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा स्टोरिंग बोर्डिंग पासेस इलेक्ट्रॉनिकली एट द एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर ये स्कैम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ऐसा होता है कि ये जो इसका नुकसान है, ये बारकोड क्यूआर कोड का नुकसान है। क्यूआर कोड का नुकसान क्या है कि क्यूआर कोड का नुकसान ये है कि मैलिशियस कोड कैन बी ट्रांसफर। आपको किसी ने बोला फ्री इंटरनेट या फ्री वाईफाई, तो आपने उसको स्कैन कर दिया, पता चला वो बेसिकली मैलिशियस कोड था जिसने पूरे सिस्टम को आपके पूरे आपके जो कंप्यूटर वो है मोबाइल फोन है उसके सॉफ्टवेयर को जो है उसने खराब कर दिया। तो आप ये लिख सकते हो कि मैलिशियस कोड कैन बी स्कैन, ठीक है, थ्रू क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड में कोई भी मैलिशियस कोड स्कैन कर सकता है जो आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है। तो क्या क्या उसने बताया, वर्किंग की जरूरत नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके सामने है। नंबर एक, इंफॉर्मेशन ज्यादा होल्ड कर सकता है, नंबर एक। दूसरा, आसानी से रीड हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव लेजर या एलईडी स्कैनर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सर आर द यूज एडवांटेज ऑफ क्यों, क्या मतलब है आदम, नहीं समझ में आया। यूजेस एडवांटेज नहीं होते, यूजेस एक अलग चीज है, यूजेस का मतलब इस्तेमाल कहाँ हो रही है, और एडवांटेजेस फिर अलग होते हैं। जैसे इजी टू ट्रांसमिट है, ठीक है, इनक्रिप्ट भी कर सकते हो इसको, आप क्यूआर को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, तो ये चीज भी हो सकती है। ये वाली बात आ गई। अच्छा हाँ, ये तो मैंने देखा हुआ है बेटा, ये जो आप दिखा रहे हो तो बारकोड था वो। और बाकी डिसएडवांटेज ये है कि इसके एक से ज़्यादा फॉर्मेट भी अवेलेबल है, तो उसमें मसला ये आ सकता है कि आप अगर एक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो और दूसरा कहीं इस्तेमाल दूसरा वाला होना हो, तो फिर वो इशू हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी ना रहे और उसकी क्यूआर कोड्स की। और जो मैं बात बता रहा था ना कि इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैलिशियस कोड नोन एज अटैगिंग। अटैगिंग में ये होता है कि आपके पास फ्री अवेलेबल एप्स होती हैं बहुत सारी, तो अब वो क्यूआर कोड जनरेट करके कहीं पे भी मॉल्स में, एयरपोर्ट पे स्टिकर लगा के कोई चला गया कि भाई फ्री वाईफाई के लिए क्यूआर स्कैन करो, आपने स्कैन किया, पता चला आप ही उसके विक्टिम बन गए। तो क्या भी रहा है कि जो मैलिशियस कोड का जनरेटर होता है, जो बनाता है उसको, वो चाहता है कि गेन करे आपके फोन के ऊपर एक्सेस, तो फिर वो एक मैलिशियस कोई भी क्यूआर कोड, कोई कोड बना लेगा और उस कोड को जो है वो इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में वायरस वगैरह भी दाखिल कर सकता है। तो आई एम रिसीविंग मैसेजेस दैट यू गाइस हैव योर क्लास और टेस्ट। करना आप लोगों ने ये है कि बेटा मंडे को ना आपने क्लास 15 मिनट्स अर्ली ज्वाइन करनी है, ठीक है। लाइक आप ज्वाइन करोगे 5:45 पे क्लास, और फिर हम उसको फिर 1 आवर 15 मिनट क्लास करेंगे, और हम उसके अंदर फिर तमाम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिस्टेड इनपुट डिवाइसेस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इसकी मजीद जो डिवाइसेस, हमने 2 तकरीबन डिस्कस कर ली हैं इसकी, तो हम उसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हमारी 2 क्लासेस हैं, बट अब हम 3 क्लासेस तो रखेंगे, चौथी मिल गई तो चौथी भी कर लेंगे। चैप्टर 7 फिनिश नहीं हुआ है, चैप्टर 7 पैरेलल चलाऊंगा, 2 दिन क्लास 3 की लूंगा, 1 दिन क्लास 7 की लूंगा, ठीक है जी। और टेस्ट होगा अगले हफ्ते, टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। 2 कंप्लीट कराया ना मैंने, तो 2 का ही टेस्ट लेता हूँ। नहीं 2 का नहीं, 2 का तो हो चुका है, 7 का कराया तो 7 का टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, किसी का सवाल है तो रुक जाओ, मैं सवाल ले लेता हूँ, रेस्ट यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज।